मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स आप पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये स्टार्ट हुआ एक ऐसी प्रॉपर्टी से जिसमें आयरन को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। अट्रैक्ट आयरन टुवर्ड्स समथिंग। वो जो एक ऑब्जेक्ट है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है उसका नाम रखा गया मैग्नेट। इसको ढूंढा, ये नाम कहां से आया? तो नियरली 600 BC बिफोर क्राइस्ट। उस समय एक आइलैंड था मैग्नीशिया, वहां पर ये प्रॉपर्टी थी वहां के ओर में, वहां के मटीरियल में, कि वो आयरन को अट्रैक्ट करता था। तो वहां से ये प्रॉपर्टी जिस चीज में भी आई उस चीज का नाम क्या पड़ने लगा? मैग्नेट। क्यों? ये वो प्रॉपर्टी है जो मैग्नीशिया देश में पाई जाती है और वहां के ओर में, वहां के जो पत्थर होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती थी। और अब हम लोग उस प्रॉपर्टी को ज्यादा स्टडी करके ये जानते हैं कि जो चीज लोहे को अट्रैक्ट करती है, आयरन को अट्रैक्ट करती है, उसको हम मैग्नेट कहते हैं। ओके, इस मैग्नेट में दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक तो ये है applies force, second directional property। ये दो चीजें नेचुरल मैग्नेट्स में देखी गई कि ये किसी भी दूसरे आयरन पर फोर्स लगा सके, उसको अपनी तरफ खींच लेता था और ये फोर्स उस आयरन से कंटिन्यू होके और आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर हमारे पास ये एक पत्थर है, इसने एक आयरन को अपनी तरफ खींचा, तो ये आयरन में भी इसकी प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये इस दूसरे आयरन को भी अपनी तरफ खींच लेगा। ये इसकी फोर्स वाली प्रॉपर्टी थी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है डायरेक्शन वाली। डायरेक्शन वाली प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हेनेवर वी हैंग it freely to rotate, it always stay in the direction north south। ये हमने एक मैग्नेट बनाया ये, और इसको ऐसे हैंग कर दिया। किसी भी पत्थर को जो मैग्नेट है उसको हैंग किया, किसी भी शेप का है उसको हैंग किया, और हैंग करके जब हम उसको घुमा देते हैं तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगा। फिर से हमने घुमा दिया, फिर ये वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। दैट इट ऑलवेज स्टे इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ साउथ। तो जो पॉइंट इसका नॉर्थ की तरफ होता है वी कॉल इट नॉर्थ पोल, और जो पॉइंट साउथ की तरफ होगा उसको कहेंगे साउथ पोल। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, इस तरह से मैग्नेट का डेवलपमेंट हुआ एंड वी लर्न मेनी प्रॉपर्टीज अबाउट मैग्नेट एंड फोर्स इट अप्लाइज। इसके फोर्स अप्लाई करने के लिए हमने देखा कि ये फील्ड भी बनाता है। फील्ड बनाना क्या होता है? बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाना। बिना कांटेक्ट के फोर्स लगाना, वो फोर्स कैसे लगाती है? कोई चीज अपने चारों तरफ अपना इफेक्ट फैला देती है, वहां पर कोई दूसरा आएगा उस पर फोर्स लगेगा। वैसे ही अगर हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा है और यहाँ पर एक आयरन नेल रखा, इसमें दोनों में कोई कांटेक्ट नहीं है, आयरन नेल को छोड़ते हैं, ये इसको खींच लेता है, तो ये इसने इस पर फोर्स लगाया, कांटेक्ट नहीं है, तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? फील्ड फोर्स। तो इसने चारों तरफ अपना एक फील्ड बनाया। उस फील्ड का नाम, बिकॉज ऑफ मैग्नेट, उसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस मैग्नेट वाज एबल टू मेक ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, अब इसके बारे में जो जो चीजें हमने आगे स्टडी की उसे देखिए। पहला, अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। Earth behaves like magnet। अर्थ
कैसे मैग्नेट जैसे बिहेव करती है? इसलिए क्योंकि अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट रखते हैं, ऐसे हमने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा और ये उसका नॉर्थ पोल है, तो ये जो इसका साउथ है ये इसको ऐसे खींच लेता है और ये इस डायरेक्शन में ऐसा खड़ा हो जाता है, ये इस मैग्नेट के कारण। अगर हम इस मैग्नेट को उठाकर इधर कर देंगे, इस मैग्नेट को उठाकर हमने ऐसे कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये मैग्नेट घूम जाएगा और ये अपने आप को ऐसा बना लेगा, ये साउथ ये नॉर्थ, ये इसकी तरफ आ जाएगा ऐसे डायरेक्शन। तो ये हमेशा अपने आप को अलाइन रखता है किसकी तरफ? मैग्नेट की तरफ। अगर हम मैग्नेट यहाँ पर ऐसा कर देंगे तो क्या होगा? ये अपने आप को ऐसा बना लेगा, इतना घुमाएगा कि ये साउथ इधर चला जाएगा। तो इसको घुमाने वाला कौन? तो आंसर है इसको घुमाने वाला मैग्नेट। अब हमने सारे मैग्नेट हटा दिए और यहाँ पर मैग्नेट को लटकाया, लटकने वाले मैग्नेट को, और ऐसा करते हैं, क्या देखते हैं? ऐसा हो जाता है। दूसरे घर में ले गए, वहां ले जाके ऐसे रखा, फिर वो ऐसा हो गया। अर्थ में कहीं भी ले गए, ऐसा रखा, ऐसा हो गया। और हमको मालूम है कि ये प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? यदि उसके आसपास कोई मैग्नेट है तो हम ढूंढते हैं कि मैग्नेट कहाँ है। कोई कहाँ वहां पर मैग्नेट नहीं है, लेकिन एक चीज हर जगह पर है, वो क्या है? अर्थ। यहाँ पर भी अर्थ है, दूसरी जगह जाते वहां भी अर्थ है, तीसरी जगह जाते वहां भी अर्थ प्रेजेंट है, और हर जगह वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जो डायरेक्शन अर्थ के नॉर्थ साउथ की तरफ होती है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ऐसे मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बिकॉज इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग अनदर मैग्नेट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। वी डोंट से दैट अर्थ इज ए मैग्नेट, बट अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। ओके, अर्थ जो इसके मैग्नेटिक, जो इसके पोल्स हैं अर्थ के, अगर ये मैग्नेट की तरह काम करती है तो उसके नॉर्थ और साउथ पोल भी होंगे। तो हमने ये माना नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, ये दोनों किनारे पर ही इसके पोल होते हैं। कौन सा पोल किधर होता है, किस तरह से अर्थ का मैग्नेटिज्म काम करता है, दिस इज कंप्लीट ए चैप्टर, कंप्लीट ए टॉपिक, एंड दैट वी विल डू टुमारो। अर्थ मैग्नेटिज्म, अभी हम सिर्फ मैग्नेटिज्म पर बात कर रहे हैं। सो अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। दूसरा, जब भी हम किसी मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे, इट विल ऑलवेज स्टे सस्पेंडेड मैग्नेट, सस्पेंडेड मैग्नेट स्टे इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, उसके दो किनारे होंगे, एक किनारा नॉर्थ पे चला जाएगा घूम के और दूसरा किनारा साउथ पे, ऐसे लाइन खींचेंगे तो वो लाइन कैसी होगी? नॉर्थ टू साउथ। तो जो किनारा नॉर्थ को फेस कर रहा है दैट विल बी नोन एज नॉर्थ पोल, फेस टुवर्ड्स नॉर्थ इज नॉर्थ पोल and face towards south is south pole, north pole and south। ठीक है, तो ये उसके पोल के हमने नाम रखे। तो नाम किस बेसिस पर है? सिंपली उसको सस्पेंड किया, जो नॉर्थ की तरफ है नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ है साउथ। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी, north pole of a magnet, north pole of a magnet repel other north pole, attracts south pole। Fourth property,
North south cannot be separated. North and South pole cannot be separated. Or fifth property, that we can always make a magnet by iron. अगर हमारे पास कोई आयरन है तो हम उससे मैग्नेट बना सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसकी बहुत सारी शेप्स होती हैं। शेप के बेसिस पर हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे सबसे कॉमन शेप आपने देखी हुई है बार मैग्नेट, बार ऐसे रॉड जैसे, दिस इज शेप ऑफ ए बार मैग्नेट। तो ये this is a bar magnet. Okay. एक तरफ नॉर्थ और एक तरफ साउथ, ये दो अगर ऐसे सस्पेंड करेंगे ऐसा रह जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग बार बार इतने बड़े भारी मैग्नेट को सस्पेंड नहीं करना चाहते, उसको लटकाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण भी वो केबल रुक जाता है। सो वी मेक ए वेरी लाइट मैग्नेट, बहुत ही छोटी सी पट्टी बनाते हैं मैग्नेट की, विच इज वेरी वेरी लाइट, पॉइंट या मिलीग्राम्स में उसका मास होता है, और उसको शेप देते हैं नीडल की। सो वी मेक इट ए नीडल लाइक दिस, ऐसे बना देते हैं, और इसमें मैग्नेटिज्म देते हैं नॉर्थ साउथ, और यहां सेंटर से इसको मेल लगा के सस्पेंड कर देते हैं। दिस इज व्हाट मैग्नेटिक नीडल। ये जो आप लैब में यूज करते हैं, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, इट इज अगेन ए मैग्नेट। एक मैग्नेट हम यूज करते हैं जो कि ऐसा रहता है, एंड दिस वन एंड इज नॉर्थ पोल and one end is south pole. This is U magnet or horseshoe magnet. Horseshoe magnet. हम जो स्पीकर्स यूज करते हैं उसमें इस तरह के मैग्नेट यूज होते हैं। उसमें एक तरफ नॉर्थ होता है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ साउथ होता है। So these are button magnets. बटन जैसी शेप होती है, so this is button magnet। इस तरह से मैग्नेट्स की बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं। ओके, जैसी हमको जरूरत पड़ती है वैसी शेप हम यूज में लाते हैं। ओके, हम जो अपनी स्टडीज करेंगे मोस्टली वो सबसे सिंपल शेप से करेंगे, एंड दैट इज ए बार मैग्नेट। ओके ओके, वी टेक ए बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, वन एंड स्टेज टुवर्ड्स नॉर्थ, उसका नाम हमने क्या रख दिया, नॉर्थ पोल, और जो साउथ की तरफ गया उसका नाम साउथ पोल। सपोज दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। अब हमने इसके ऊपर आयरन की फिलिंग्स डाली, आयरन फिलिंग्स मीन्स चूरा, आयरन का चूरा वर्कशॉप से जो निकलता है वो डाला, और उसको यहाँ पर मैग्नेट रखा, इसके चारों तरफ चूरा डाला, और इसको ऐसे टैप किया। टैप करने से वो चूरा अपने आप को एडजस्ट करता है, और हम क्या देखते हैं कि वो जो आयरन फिलिंग्स हैं उन्होंने एक पर्टिकुलर लाइन की शेप बना ली है। वो जो लाइन की शेप है वो इस तरह की होती है, ऐसे ऐसे उसकी लाइन की शेप बनती है।
यही लाइन की शेप हमको तब मिली थी जब हमने एक कॉइल में करंट फ्लो कराई थी। कॉइल में करंट फ्लो कराई और यहाँ पर एक पेपर रखा, यहाँ पेपर रख के इस पे आयरन फिलिंग्स डाल के उसको टैप किया, एग्जैक्टली यही शेप यहाँ भी बनी ऐसे। और इसके ऐसे हमने पेपर रखा, बड़ा सा पेपर, और इस पे आयरन फिलिंग्स डाल के इसको टैप किया, यही शेप वहां भी मिली। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, डायरेक्शन हम इसकी कैसी समझते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसके सामने या इसके सामने एक दूसरा मैग्नेट सस्पेंड करते हैं। वो मैग्नेट हमने लिया जो अच्छे से घूम सके। अच्छे से घूमने वाला कौन सा मैग्नेट? मैग्नेटिक नीडल। उस नीडल को हमने यहाँ रखा, तो जब उस नीडल को यहाँ रखते हैं तो वो अपना नॉर्थ इधर शो करती है और साउथ इधर शो करती है, साउथ। तो साउथ टू नॉर्थ हमने लाइन खींच दी, ये डायरेक्शन है उसकी, साउथ टू नॉर्थ। फिर हमने यहाँ पर नीडल को रखा तो देखा उसने ऐसे शो किया, ऐसे खड़ी हो गई, यहाँ हमने निशान लगाया। फिर यहाँ खड़ा किया तो ऐसे खड़ी हुई, फिर यहाँ इसके आगे रखा नीडल को तो वो ऐसे खड़ी हो। इस तरह से हमने ये ड्रॉ करते चले गए और ये लाइन हमको ऐसे मिलती गई। लास्ट में हमने देखा नीडल ऐसे आई, फिर यहाँ रखा तो नीडल ऐसे आई, फिर यहाँ रखा तो ये नीडल ऐसे आई, फिर यहाँ रखा तो नीडल ऐसे, फिर यहाँ रखा तो नीडल ऐसे। इस तरह से ये यहाँ पर आए। अगर हम मैग्नेट को छोटा कर देते हैं तो इतना छोटा सा हमने कर दिया तो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई पूरी यहाँ तक आ गई। इसको छोटा करके हम समझते हैं इसका वही कैरेक्टर है जो इसका। और यहाँ पर जब हमने इसी मैग्नेटिक नीडल को रखा तो मैग्नेटिक नीडल यहाँ से स्टार्ट होती है और ऐसे जाएगी और ऐसे जाकर फिर इसके अंदर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये रिंग है। रिंग में यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड में लाइन ऐसे स्टार्ट हुई और ये लाइन ऐसे चलती गई और फिर यहाँ ऐसे फिर ऐसे चलती गई। ये तो ये किसी एक जगह पर आकर खत्म नहीं, इस तरह से फैलती चली गई। ओके, तो इसको देखकर हमने इसकी जो फील्ड लाइंस हैं उसकी प्रॉपर्टीज बनाई। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, क्या दिखाती हैं, उसके बारे में अब हम थोड़ी से पॉइंट्स नोट करेंगे। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम इन लाइंस को देखेंगे बार मैग्नेट में तो हमको क्या दिखता है कि ये लाइन यहां से आई, ये लाइन यहां से आई, ऐसे। तो हमको ये लगता है कि यहां कहीं पर ये पॉइंट्स दोनों मिलते हैं, ऐसे। हालांकि मिलते नहीं हैं पर अंदर में कहीं होते हैं। सो दीज आर दी मैग्नेटिक पोल्स। तो पोल एंड पर नहीं होते, एंड से थोड़ा सा अंदर होते हैं। ठीक है, ओके। दिस इज नोन एज लेंथ ऑफ द मैग्नेट, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द मैग्नेट, ऐसा माना जाता है। एनीवे, वो वाली साइंस अब पुरानी हो गई है और अब हम उसको स्टडी नहीं करते, बिकॉज नाउ वी नो द फैक्ट कि मैग्नेटिक पोल बेसिकली क्या होता है। मैग्नेट इज बेसिकली ए कॉइल ऑफ करंट। भले वो इलेक्ट्रॉन से करंट बन रही हो, किसी भी चीज से बन रही हो। ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये यहां पर भी बनती हैं करंट कैरिंग कॉइल में, और बार मैग्नेट हो तो उसमें भी बनती है। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो इसकी प्रॉपर्टीज इसको नोट करिए। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लूप्स। कंटिन्यूअस लूप्स। कंटिन्यूअस लूप में आउटसाइड मैग्नेट
outside magnet, they travel from north pole to south pole, and inside magnet, they travel from south pole to north. Inside magnet, they travel from south pole to north pole. ठीक है? तो ये याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां ट्रेवल करती है? आंसर है कहीं से कहीं नहीं ट्रेवल करती है. इट इज ए क्लोज लूप. कहीं से कहीं ट्रेवल करना, दो पॉइंट पे ट्रेवल करना, कौन सी लाइन ट्रेवल करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. कहां से स्टार्ट होती है? पॉजिटिव चार्ज से, और नेगेटिव चार्ज जहां आएगा वहां वो टर्मिनेट हो जाएगी. उसके और आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से लाइन कभी निकल नहीं सकती, हमेशा उस पर आती. इसलिए जहां माइनस आया खत्म, वहां से निकलना अलाउड नहीं. लेकिन मैग्नेटिक लाइन में क्या इफेक्ट होता है? मैग्नेटिक लाइन हमेशा कंटिन्यूअस लूप होती है. ये जो इसका सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, उस सोर्स से वो ऐसा रिंग बनाती है. उसका सोर्स क्या होता है? ए कॉइल विच इज कैरिंग करंट. तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से चलता है, विच इज कंटिन्यूअस. तो बाहर कैसा होगा इसका डायरेक्शन? नॉर्थ टू साउथ. और अंदर कैसा होगा? साउथ टू नॉर्थ. अच्छा, उसके बाद ये डायरेक्शन के बारे में हो गया. इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, ये दिखाती क्या है हमको? तो आंसर है टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बी. यहां पर ये बी की डायरेक्शन बी. तो किसी भी जगह पर जब हम टेंजेंट लगाएंगे, ये ऐसे आई, ये टेंजेंट. दिस इज डायरेक्शन ऑफ बी एट दिस पॉइंट. एट दिस पॉइंट बी इज हियर, एट दिस पॉइंट बी इज हियर. तो किसी भी जगह पर टेंजेंट बनाएंगे तो वो किसकी डायरेक्शन देगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा. सो दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट. At any point, tangent on the line gives direction of magnetic field. Direction of magnetic field. Okay. उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इससे हमको डायरेक्शन के बाद एक और चीज मिलती है, एंड दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. यहां पर हमने देखा इस तरह से ये लाइंस बनी हुई हैं. यहां पर जहां पर लाइनों की डेंसिटी ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा. ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी पढ़ चुके हैं. अगर कोई पॉइंट यहां पर है, ये इसका एरिया हमने लिया, इतना बड़ा एरिया. इस एरिया में 1 2 3 4 लाइनें ऐसे आ गई. लेकिन अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं और इतना ही बड़ा एरिया यहाँ बनाते हैं, तो हमको इसमें हार्डली एक लाइन 2 लाइन ऐसी मिलती है, और यहाँ पर 3 लाइन मिली इसी एरिया. तो यहाँ क्राउडिंग ज्यादा है, यहाँ क्राउडिंग कम है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लो है, लेस स्ट्रॉन्ग. सो क्राउडिंग ऑफ द लाइन्स और डेंसिटी ऑफ द लाइन्स गिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. Density of lines
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की आपने पढ़ी थी, बड़ी फेमस प्रॉपर्टी, टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, वही प्रॉपर्टी इसमें भी हो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये चार प्रॉपर्टी नोट की। ओके, उसके बाद दो प्रॉपर्टी और हैं और वो एक्सप्लेन करती हैं कि मैग्नेटिक फोर्स यानी अट्रैक्शन और रिपल्शन ये कैसे काम करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबका नोट हो गया। ओके, अब उसको देखिए। अट्रैक्शन फील्ड लाइंस like stretched strings which always try to reduce its length, which always try to decrease its length. हमेशा अपनी लेंथ को छोटा करना चाहेगी। अब देखिए हमारे पास ये दो बार मैग्नेट है, ये एक का नॉर्थ पोल है और ये एक का साउथ पोल है। ये हमने ऐसे एक दूसरे के सामने रखे। द लाइन ऑलवेज गो आउट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड ट्राइज टू एंटर द साउथ पोल। अच्छा, इसके पहले एक चीज और देखिए, जो हमने पहले डायग्राम नहीं बनाया था उस डायग्राम को क्लियर कर लेते हैं। ये एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ से लाइन ऐसे निकलती है और साउथ से लाइन ऐसे एंटर करती है। दिस लाइन गोज लाइक दिस, इस तरह से ये लाइन जाती है। यहां से दूसरी लाइन ऐसे एंटर करेगी और ये ऐसे जाएगी और यहां से ऐसे निकलेगी। इधर की ऐसे आएगी, ऐसे। उसके बाद इस तरह से यहां से ऐसे। तो आप देखिए साउथ में इस तरह से लाइंस जाती हैं पॉइंटिंग इनसाइड और यहां से निकलती हैं और अंदर में सभी लाइंस कंप्लीट हैं, दे आर कंटिन्यूअस। बाहर आके फिर ऐसे कंटिन्यूअस, इस तरह से ये कंटिन्यूअस लूप्स बनाती हैं। समझ में आया? दिस इज फॉर एनी बार मैग्नेट। अब यहां पर आइए, यहां पर यहां से साउथ से नॉर्थ ये लाइन गई, इसको फिर कहां जाना है? बाहर निकल के साउथ घूमती है। ये साउथ दूर पड़ता है, ये साउथ नजदीक पड़ता है, तो ये यहां से ऐसे चली जाएगी, ये ऐसे यहां, और यहां से फिर ऐसे आगे और यहां से निकल जाएगी लाइन। दूसरी लाइन ऐसे गई, ये यहां से ऐसे, ये। तो यहां पर लाइन कैसी बन रही है? नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ टू साउथ। अब इन लाइनों की टेंडेंसी कैसी होती है? एक खिंचे हुए रबर जैसे। वो रबर हमेशा क्या होता है? अपने आप को क्या करना चाहता है?
लेंथ को छोटा करना चाहता है, तो हमने उस रबर को इधर एक मैग्नेट से बांध दिया, इधर एक मैग्नेट से बांध दिया। अगर रबर अपने आप को छोटा करना चाहेगा तो ये दोनों मैग्नेट कहाँ जाएंगे? एक दूसरे के नजदीक आएंगे, उस रबर के फोर्स के कारण। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जब अपने आप को छोटा करती हैं तो दोनों मैग्नेट्स को ऐसे खींचती है। और हमको क्या लगता है कि इनमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है? अट्रैक्शन का फोर्स काम कर रहा है। उसके लिए क्या जरूरी है कि नॉर्थ से निकले और साउथ में एंटर करे, यानी आमने सामने कौन होना चाहिए? नॉर्थ और साउथ आमने सामने होना चाहिए। तो कौन सा फोर्स हो गया? अट्रैक्शन का। इसलिए हमने क्या एनविसेज किया, क्या सोचा कि ये लाइंस अपने आप को छोटा करना चाहती हैं, ये इसका नेचर है। दूसरा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, एक हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अपने आप को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहती। लेकिन अगर हम दो लाइन को ऐसा बनाएंगे तो क्या होगा? तो आंसर है दे विल रिपेल ईच अदर। टू लाइन्स repel each other transversely. This explains repulsion. Okay. जैसे ये I'll make it clear here. This is north pole of a magnet. This is another north pole of a magnet. North pole से इसके अंदर आने वाली लाइंस बाहर निकलती हैं। तो ये लाइन यहां से ऐसे निकली, ये लाइन यहां से ऐसे निकली, ये ऐसे निकली और ये ऐसे निकली। Now the crossing of the line is forbidden. ये एक दूसरे को काट नहीं सकती है। अगर नहीं काट सकती है तो इसको क्या करना पड़ता है? अगर इसको इससे नहीं टकराना है तो हम भी जानते हैं इसको ज्यादा मुड़ जाना पड़ेगा, मुड़ जाएगी। ये भी क्या करेगी? ये भी ज्यादा मुड़ जाएगी ऐसे, और ऐसा ऊपर कहीं निकल जाएगी, ये भी ऐसे ऊपर निकल जाएगी, ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगी, ये यहां से ऐसे मुड़ जाएगी। उसके बाद ये इधर साउथ चली जाएगी, इधर साउथ चली जाएगी, ये इनकी शेप बनेगी। अब इस जगह पर देखिए, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं? पैरेलल। ये पैरेलल लाइंस ऐसी होती हैं जैसे ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है। ये जब एक दूसरे के पैरेलल है और एक दूसरे को काटना नहीं है तो ऐसा दबाइए, ये वापसी में फोर्स लगाएंगे और हमारे हाथ को वापस धकेलेंगे। अगर ये दोनों स्प्रिंग जैसी पट्टियां हैं, ऐसे हमने किया, हम क्या चाहते हैं कि ये इसको क्रॉस करे और इसको क्रॉस करना नहीं है तो ये क्या करेगी? वापस दबाएगी। इसी तरह से यहाँ पर फोर्स डेवलप होता है। ये एक दूसरे को काटना नहीं चाहती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती हैं, तो इस पर इधर फोर्स लगता है और इस पर इधर फोर्स लगता है। फोर्स ये इधर फोर्स लगेगा और यहाँ पर इधर फोर्स लगेगा। अब अगर इन पर इधर फोर्स लगेगा, इस पर इधर फोर्स लगेगा और लाइन यहां से स्टार्ट होगी। अगर इस पर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो ये वाला हाथ किधर जाएगा? इधर। क्यों? क्योंकि ये दोनों इससे बंधी हैं, ये दोनों इससे बंधी हैं, तो अगर इनमें रिपल्शन होगा तो ये दोनों हाथ को दूर चला जाएगा। ये दोनों इससे बंधे हैं और ये दोनों यहां से स्टार्ट होते हैं। अगर ये एक दूसरे को रिपेल करके फोर्स करके धक्का देती है तो अल्टीमेटली वो पुश किस पे आएगा? इन दोनों पे आएगा। तो ये दोनों नॉर्थ क्या हो जाएंगे? एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। दिस इज हाउ रिपल्शन वर्क। समझ में आया? तो रिपल्शन का रीजन क्या है? द लाइन्स डू नॉट वांट टू क्रॉस ईच अदर एंड द टू लाइन्स रिपेल ईच अदर ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सल यानी
ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हम कहते हैं अलोंग, और इस डायरेक्शन को कहते हैं ट्रांसवर्सल, 90 डिग्री बनाने वाली। तो ये फोर्स कैसा लगता है? एट राइट एंगल, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्रांसवर्सल। तो ये जो ट्रांसवर्सल है, इस डायरेक्शन में एक दूसरे को रिपेल, दो लाइनें, क्योंकि उनको काटना नहीं है एक दूसरे को, एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे रिपेल ईच अदर। हम लोगों ने एक चीज पहले की थी कि ये दो कंडक्टर हैं, इनमें करंट फ्लो हो रही है, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। देखिए कैसे अट्रैक्ट करते हैं। इसने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया? ऐसे। इसने मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाया? ऐसे। ये यहां पर जो लाइन आएगी इसकी कैसी आएगी? यहां से ऐसे आई और ऐसे अंदर गई। ये ठीक है। यहां की लाइन कैसी आएगी? यहां से आएगी और अंदर गई। यहां से जो लाइन ऐसे अंदर गई और यहां से उठ के ये लाइन ऐसे अंदर आई। इन दोनों की लेंथ के बारे में सोचिए। ऐसे आई दोनों, ठीक है। इसका एरो ऐसे, इसका एरो ऐसे। तो ये क्या करती है कि ऐसा ना जाके ऐसे ही चली जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है ऐसे। तो ये जो चीज यहां पर ऐसे और ऐसे बनती थी, इस तरह से, ये अब कैसे बन गई? ऐसे। ये इस तरह से, क्यों? ये और ये जैसे नॉर्थ साउथ में हमने बनाया था ऐसे। तो ये जब ऐसे बनेगी और ये लाइन अपने आप को क्या करना चाहती है? कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपनी लेंथ को क्या करना चाहती है? छोटा कि बड़ा? छोटा करना चाहती है। तो अगर ये अपने आप को छोटा करना चाहेगा तो इन दोनों पर कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। समझ आया? इसलिए इस पर अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। इसी तरह से आप रिपल्शन का भी सोच सकते हैं कि अगर एक लाइन ऐसे फ्लो हो रही है और एक करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनता है अंदर की तरफ। ऊपर से हमने देखा एंटी क्लॉकवाइज ऐसा बन रहा है। इसका कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। ये ऐसा बनता है। अब अगर ये यहां से ऐसा आया और ये यहां से ऐसा गया, तो एक दूसरे को काटेंगे, और काटना अलाउड नहीं। ये इधर जा भी नहीं सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी है। तो ये कैसी पोजीशन में आ गए? इस पोजीशन में आ गए, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसको बनाने वाला फोर्स और इसको बनाने वाला फोर्स, दोनों पर एक उल्टा फोर्स लगता है। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्चुअली जब भी लगता है, उसको हम किससे समझते हैं? इसको हम समझते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। हर करंट, हर इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूसरी लाइन के साथ अगर उसी की डायरेक्शन में बन जाती है, उसी की डायरेक्शन में, तो दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है यहाँ पर उसी डायरेक्शन में। और अगर दोनों को एक दूसरे को काटने की नौबत आती है तो क्या करती है? एक दूसरे से दूर हटना चाहती हैं, रिपेल। तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और मैग्नेटिक रिपल्शन, ये दोनों का मेथड समझ में आ रहा है। दिस इज हाउ इट हैपेंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण होता है। ओके। हाँ, बार मैग्नेट is equivalent to current carrying solenoid। एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? तो ये ऐसे, और यहां पर इस तरह से। अगर हम एक बार मैग्नेट लेते हैं तो बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। दिस इज लाइक दिस, एंड
सो दे बिहेव इन द सेम मैनर। अब इसके अंदर ये क्या है, दिस इज ए कॉइल, कॉइल को लंबा कर देते हैं तो सोलेनॉइड, ओके। इसके कारण कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो कितना होता है, इसके कारण कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनता है B, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 इनटू NIA स्क्वायर, NIA, this is A stands for area, this is 2NIA upon R square plus X square to the power 3/2। तो ये क्या चीज है, R is the radius, यहाँ X distance, यहाँ पर बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे r रेडियस लेके x डिस्टेंस पे बनने वाला फील्ड, वेयर a इज एरिया। ये किसके कारण हमने डेरिवेशन ये कर चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट में। और ये जो चीज है ये, इसको हमने क्या माना था, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ओके। ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के कारण यहां से जब हम x डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दिस इज 2m अपॉन दिस x टू द पावर 3, ओके। इसको अगर हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं r को नेग्लेक्ट करके तो ये भी क्या बन जाएगा, x टू द पावर 3, x टू द पावर 3, ये दोनों। तो NIA इसके बराबर होता है, दिस इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये क्वांटिटी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहलाती है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहां से आया, इसके लिए पहले भी हम लोग एक बार स्टडी कर चुके हैं कि अगर हमने पहले एक चीज पढ़ी थी इलेक्ट्रिकल डायपोल, -q + q, यहां से अगर हम x डिस्टेंस पर जाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू 2p अपॉन x³। ये कौन सा केस है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो अपोजिट नेचर दो कॉर्नर्स में होते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में दो अपोजिट नेचर नॉर्थ और साउथ अपोजिट कॉर्नर्स में होते हैं। इनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है 2l, इनके बीच में डिस्टेंस होता है 2l। सो शुरू में जब मैग्नेटिज्म का नॉलेज डेवलप हुआ, वी यूज्ड टू कॉल मैग्नेट एज ए मैग्नेटिक डायपोल। किसके साथ ट्यून किया हमने, इलेक्ट्रिक डायपोल। वैसे ही मैग्नेटिक डायपोल सारे फॉर्मूले हम बनाते चले गए कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाता है, तो मैग्नेटिक डायपोल का कैलकुलेशन किया, मैग्नेटिक डायपोल ऐसा फील्ड बनाता है। अगर इसका नाम इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट है तो इसका नाम क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। उसके बाद जब हमने कॉइल की कैलकुलेशन शुरू की तो कॉइल की कैलकुलेशन में हमने देखा वही म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, 2 है, x³ है, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, 2 है, x³ है, लेकिन n की जगह क्या है, NIA। तो हमने क्या माना कि कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, जिसमें NIA क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ कॉइल। इस तरह से ये नाम पड़े डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो ये एनालॉजी आपको याद रखनी है, किस तरह से डायपोल मोमेंट नाम है और इसका मीनिंग क्या है। सेम चीज होती, क्या दिखाता है डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट दिखाता है उसकी ताकत, मैग्नेटिक फील्ड बनाने की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की ताकत। तो इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, मैग्नेट में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट M, और कॉइल में दिस इज NIA। तो बाद में हम इसको और छोटा करके इस NIA को भी M लिखना शुरू कर देते हैं, एंड दिस बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x³। ये
तो ये क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द कॉइल व्हिच इज इक्वल टू NIA. दिस इज द रियल थिंग. ये रियलिटी होती है क्योंकि ये हमने लैब में करके देखी. ये हमने दूसरे एक्सपेरिमेंट बाहर के किए और उससे ये क्वांटिटी स्टेब्लिश. ओके, सो दिस इज इक्विवेलेंस ऑफ बार मैग्नेट विद करंट कैरिंग कॉइल. तो बार मैग्नेट बिल्कुल उसी तरह बिहेव करता है जैसे कि एक करंट कैरिंग कॉइल बिहेव करती है. अब एक करंट कैरिंग कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इस पर एक टॉर्क लगता है. मैग्नेट पे भी लगना चाहिए क्योंकि मैग्नेट उस कॉइल जैसा है. उससे हमने क्या पढ़ा था? गैल्वेनोमीटर बना था. टॉर्क लगता है, घूमेगा. तो मैग्नेट को रखेंगे, मैग्नेट भी घूमेगा. ओके, मैग्नेट घूमेगा तो किस तरह से बिहेव करेगा उसको. There is a magnetic field. It has got strength B. We put a magnet here और इस मैग्नेट को हमने टर्न कर दिया थीटा एंगल से. तो इसका जो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन किसकी होगी? आंसर है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन. डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर मानी जाती है? -q से +q. इलेक्ट्रिकल होने से, मैग्नेट होने से किधर मानी जाएगी? साउथ पोल टू नॉर्थ. तो ये इसके मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है. यहां पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस F. यहां पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन F. और इस पर ये इनके बीच का डिस्टेंस. ओके, तो ये जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स और ये फोर्स, इसको हम शुरू में पढ़ा करते थे कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसका फॉर्मूला क्या होता है. तो ये जो पोल है, इस पोल की स्ट्रेंथ के लिए हम एक सिंबल लेते हैं M. पोल स्ट्रेंथ M. डायपोल मोमेंट. और डायपोल मोमेंट किसके बराबर होता है? M इंटू 2L. ये जो पूरी लेंथ है, ये पूरी लेंथ कितनी है? 2L. ये क्लासिकल मैग्नेटिज्म में इस तरह से पढ़ा जाता था. अब हम नहीं पढ़ते इसको ऐसा, बिकॉज वी नो देयर इज नथिंग लाइक ए मैग्नेट. इट इज ओनली करंट कैरिंग कॉइल. Whether it is an electron moving in a circle or whether it is a current moving in a circle, that forms the magnet. Magnet नाम की चीज नहीं है. ठीक है, लेकिन पहले हम कैलकुलेशन ऐसे करते थे. Anyway, so M is pole strength, M is dipole moment, and is 2L. So what is pole strength? Pole strength is equal to dipole moment upon 2L. ये pole strength होती है. ओके, डायपोल मोमेंट को हम जानते हैं, दैट इज इक्वल टू NIA ऑफ द कॉइल. NIA अपॉन 2L अगर कर देंगे तो ये पोल स्ट्रेंथ एक चीज आ जाएगी. बट वी डोंट नीड पोल स्ट्रेंथ. व्हाट वी ऑलवेज नीड इज डायपोल मोमेंट. ओके, देखिए अब इस पर ये फोर्स इधर लगता है, ये फोर्स इधर लगता है. ये फोर्स कितना होता है? आंसर इज दिस फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू B. This force is also M into B. और ये जो डिस्टेंस है, this distance is 2L sin theta. 2L sin theta. So torque is equal to MB multiplied by 2L sin theta. M into 2L is equal to MB sin theta. This is our formula for torque. तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखिए, MB sin थीटा. हमने कॉइल में भी ये निकाला था, MB sin थीटा. ठीक है, उसमें दूसरे मेथड से निकाला था लेकिन रिजल्ट यही आया. तो हमने रिजल्ट को याद कर लिया, मेथड का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं. ओके, सो टॉर्क इज MB sin थीटा. नाउ magnetic dipole moment is a vector quantity, B is a vector quantity, torque is a vector quantity. दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके एक तीसरी वेक्टर क्वांटिटी मिली है. सो दिस इज ए विच प्रोडक्ट? यस, दिस इज ए क्रॉस प्रोडक्ट. तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? AB sin थीटा. देखिए AB sin थीटा
A क्रॉस B इज इक्वल टू AB sin थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर M क्रॉस वेक्टर B। दिस इज टॉर्क। किसका टॉर्क है ये? फिर से a magnet kept in magnetic field। फिर से a magnet which has dipole moment M is kept in magnetic field B, then it experiences a torque। And how much is that torque? M cross B। ये फॉर्मूला आपको पक्का याद रखना। ये टॉर्क क्या करना चाहता है? तो आंसर है ये टॉर्क इसको घुमाना चाहता है। देखिए ये इधर फोर्स लगा रहा है, ये इधर फोर्स लगा रहा है और इस फोर्स के कारण ये ऐसा घूमेगा। घूम के कैसा हो जाएगा? along the magnetic field। जैसे ही ये ऐसा होगा उस समय थीटा क्या बन जाएगा? 0। अगर थीटा 0 हुआ तो ये टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। टॉर्क लगना बंद। तो अल्टीमेटली टॉर्क लगना बंद कब हो जाता है? जब ये अपने आप को कैसा सेट कर लेता है? इन दी मैग्नेटिक फील्ड। अब इस चीज को अर्थ के मैग्नेटिज्म के साथ देखिए। हमने यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी डायरेक्शन ऐसी B ड्यू टू अर्थ। हमने यहाँ पर इसको ऐसे रख दिया, ऐसे, तो इस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क इसको खींच के क्या कर देगा? अलोंग दी मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया? इसलिए हम इसको किसी भी डायरेक्शन में खड़ा करेंगे, ये अपने आप इस पर टॉर्क लगेगा। किसके कारण? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण। टॉर्क कितना होगा? M क्रॉस B। उसके कारण ये करेगा क्या? घूमेगा। घूम के कहां आ जाएगा? जहां टॉर्क 0 होता है। टॉर्क कहां 0 होता है? when थीटा इज इक्वल टू 0, दैट इज अलोंग B। इस तरह से ये इसका घूमने का है। दिस इज हाउ इट रोटेट्स एंड कम्स टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अब ये बात समझ में आती है कि मैग्नेट क्यों घूमता है अर्थ के ऊपर रखने से? बिकॉज इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क। और ये टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जब हमने यहाँ क्या किया? हमने यहाँ पर एक पाइवट बना दी और ये मैग्नेट ऐसे लगाया और इसको ऐसा थीटा एंगल बनाकर छोड़ दिया। जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं ये टॉर्क लगने के कारण ऐसा घूमता है। घूम के ये सीधा हो जाता है। कैसे? ऐसे। ये सीधा हो गया। अब टॉर्क क्या हो गया? 0। तो इसको यहां रुक जाना चाहिए पर नहीं रुकता। बताइए क्यों नहीं रुकता? यस, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इसमें ऑलरेडी कुछ मोशन आ गया घूमने का, तो हमने हाथ उठा दिया पर वो तो घूम रहा था तो घूमते घूमते आगे चला जाता है और ऐसा। जैसे ही ऐसे आता है टॉर्क इधर काम करना शुरू कर देता। ये टॉर्क इसको कैसा घुमाएगा? उल्टा। जैसे ही ये सेंटर पोजीशन क्रॉस करके इधर आएगा, द टॉर्क रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन। When the torque reverses its direction, this becomes 0. 0 means its speed becomes 0, angular speed becomes 0, and after that it starts turning back. फिर ये ऐसा वापस आएगा। जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। लेकिन इसके पास क्या आ जाएगा? इनर्शिया ऑफ वेलोसिटी, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। उसके कारण ये फिर घूम के फिर इस पोजीशन में आ जाएगा। जैसे ही ये इसको क्रॉस करके ऐसा आता है, टॉर्क क्या करता है? अपनी डायरेक्शन ये उल्टी कर देता है। ये वाला टॉर्क कैसा है? क्लॉकवाइज। ये वाला टॉर्क कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके कारण क्या होता है? टॉर्क वाइज ऐसा लाता है। इनर्शिया के कारण ये अपनी मिडिल पोजीशन को क्रॉस कर लेता है, इधर आएगा, फिर टॉर्क उल्टा हो जाएगा, फिर टॉर्क इसको इधर घुमाएगा, फिर ये इनर्शिया के कारण मीन पोजीशन को क्रॉस कर लेता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इसका मोशन कैसा हो जाएगा? ऑसिलेशन। क्या हो जाएगा? ये ऑसिलेशन। तो ये रीजन समझ में आया? इफ ए मैग्नेट इज displaced in a magnetic field and left, then what it will do? It will oscillate. ठीक है? अब ये जो ऑसिलेशन हो रहा है, हम इसका टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं।
धीरे धीरे होगा, जल्दी जल्दी होगा, कितना इसका टाइम पीरियड होगा। तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला है। ये एंगुलर मोशन है। एंगुलर मोशन में टॉर्क जो लगता है उस टॉर्क का फॉर्मूला इन एंगुलर मोशन टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. What is I? I moment of inertia, alpha angular acceleration. Yeah. Torque is equal to I into alpha. आई अल्फा समझ आया? ओके ओके। हमने अभी अभी निकाला कि टॉर्क कितना होता है, mb sin थीटा, m के फॉर्मूले में। एंगुलर मोशन का फॉर्मूला हमको क्या बताता है? टॉर्क किसके बराबर होता है? I इंटू अल्फा के बराबर होता है। ओके, सो टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा और टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर दें, फॉर एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट, फॉर एन ऑसिलेटिंग मैग्नेट इन मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क I अल्फा इज इक्वल टू mb sin, और ये हमने सामने लगा दिया माइनस, y माइनस नेगेटिव साइन शो दैट टॉर्क इज इन अपोजिट डायरेक्शन, या टॉर्क इज रिस्टोरिंग टॉर्क इस डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उसकी पोजीशन को रिस्टोर करता है। ओके, अब ये I अल्फा इज इक्वल टू दिस, सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी, ये I नीचे चला गया, I एंड साइन थीटा डिराइव थीटा बाय स्मॉल एंगल साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। छोटा एंगल होगा तो रेडियन में थीटा को नापो या साइन थीटा, दोनों की वैल्यू एक होती है, इसलिए हमने ये कर दिया। नाउ अब थोड़ा सा एंगुलर लैंग्वेज याद करिए। व्हाट इज अल्फा? एक्सेलरेशन। व्हाट इज थीटा? डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विच इज ए कांस्टेंट ड्यूरिंग ऑसिलेशन। इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, इसकी नहीं बदल रही, I की वैल्यू भी नहीं बदल रही, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ये तीनों मिलाकर क्या हुआ? एक कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो अल्फा किसके प्रोपोर्शनेट हो गया? अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू थीटा, दैट इज एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट, और डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। नेगेटिव। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो आंसर है ये प्रॉपर्टी सिंपल हार्मोनिक मोशन की है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टी क्या होती है? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनेट टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज अपोजिट इन द डायरेक्शन। ये आ गया। अब अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम का फॉर्मूला जानते हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम t, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t is equal to 2 pi root displacement upon acceleration। ये फॉर्मूला है। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन क्या हुआ? 2 pi root थीटा अपॉन अल्फा। दिस इज
इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू थीटा अपॉन अल्फा, यहां से थीटा, ये अल्फा इधर ले आते हैं, ये दोनों को इधर ले जाते हैं, तो थीटा अपॉन अल्फा किसके बराबर हो गया? आई अपॉन एम बी, आई अपॉन एम बी। तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बना? टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई अपॉन एम। Time period is equal to root I upon mv. What is I? Moment of inertia. What is m? Dipole moment. What is b? Magnetic field. And this is time period of oscillation. अब इसमें देखिए, अगर इनर्शिया ज्यादा है, बार मैग्नेट का इनर्शिया, किसी को फॉर्मूला याद है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके, इट इज m l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 12। कहीं पढ़ा होगा आपने? अपॉन 12 वाला फॉर्मूला है बार का, या कुछ और होगा उसमें शायद, पर तरीका यही है। तो ये आई मास पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा लेंथ, उतना ज्यादा उसको ऑसिलेशन में वापस आने में ज्यादा टाइम लगेगा। आई बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? टाइम पीरियड बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, मैग्नेटिक फील्ड अगर स्ट्रांग है तो क्या करेगा? जल्दी से उसको सीधा कर देगा, टाइम पीरियड छोटा। इसी तरह से अगर मैग्नेट स्ट्रांग है तो ये फोर्स कैसा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स विल बी लार्ज और वो जल्दी से सीधा हो जाएगा, टाइम फिर छोटा हो जाएगा। तो इनके साथ इसका रिलेशन समझ आया? टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस, आई ऊपर रहेगा, एम और बी नीचे रहेगा। So, this is oscillation of a bar magnet in magnetic field and this is time period. अगर फ्रीक्वेंसी बोलेंगे तो कितनी हो जाएगी? इसका उल्टा कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट एम बी अपॉन पाई। दिस इज फ्रीक्वेंसी, पर हमको ज्यादा इसकी जरूरत होती है। टाइम पीरियड, तो ये होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसका डेरिवेशन आपको याद करना है, कभी कभार पूछा जाता है, ठीक है? फिर से डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, इसकी टेक्निक याद रखिए। डेरिवेशन में हम टॉर्क के 2 फॉर्मूले तैयार करेंगे। एक टॉर्क का फॉर्मूला m के कारण होगा, m इंटू बी। दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होगा। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू m इंटू बी। उसके बाद बन जाएगा। उसके बाद टाइम कहां से लाना है? ये तो इसमें हमने टाइम यहां क्या प्रूफ कर दिया हमने इससे कि ये क्या है? एसएच। और SHM में टाइम का फॉर्मूला हमने अपने मन से लिखा, इसमें से कोई डिराइव नहीं किया। समझ आया? ये हमने क्या प्रूफ किया कि ये मोशन कैसा होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो टाइम का फॉर्मूला है वो हम कहां से लाए? आंसर है अपनी याददाश्त से लाए, अपनी मेमोरी से लाए कि टाइम पीरियड सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमेशा क्या होता है? रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। इस केस में डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो हमने उठाकर यहाँ रखी। तो ये थोड़ा सा ऊटपटांग डेरिवेशन है, जिसमें इसका पिछला कॉन्सिक्वेंस कहां से ये आया? यहां से हमने नहीं निकाला इसको। यहां हमने कहा छोड़ दिया इसको? क्या प्रूफ करके कि ये मोशन क्या है? SHM छोड़ दिया। फिर यहां हमने लिया कि SHM में तो ऐसा होता है, तो ऐसा होना चाहिए। फिर उसकी वैल्यू यहां रख दी, टाइम पीरियड निकाल दी। अदरवाइज इसके अंदर टाइम पीरियड नहीं, ठीक है? ऐसे करके इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकाल दिया। तो कभी कभार ऐसा पूछा जाता है या इस पर न्यूमेरिकल भी आता है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट इन ऑसिलेटिंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ओके। अब इसके बाद हम एक छोटी सी चीज और लेते हैं, दैट इज एनर्जी ऑफ
a magnetic field which is kept, energy of a magnet which is kept in a magnetic field, energy of a magnet. ओके, एनर्जी ऑफ ए मैग्नेट का फॉर्मूला देखिए. ओके, सेम केस में जब हम एक मैग्नेट को घुमाते हैं थीटा एंगल से, तो इसमें कुछ टॉर्क काम करने लगता है जो कि इसको वापस लाना चाहता है. वो टॉर्क कितना होता है? तो आंसर है वो टॉर्क होता है mv sin थीटा. ये उस पर टॉर्क लग रहा है. अब हमने इसको मैग्नेट को ऐसा पकड़ा हुआ है, मैग्नेट को ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाया हुआ है. अब देखिए, इसमें थीटा एंगल से ऑलरेडी इस पर टॉर्क लग रहा है. मुझे अगर इसे और घुमाना है तो इस पर एनर्जी लगानी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा और इसको ऐसा घुमाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. ये समझ में आया? वो वर्क कितना होता है? तो वर्क का फॉर्मूला लीनियर मोशन में होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर मोशन में होता है टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो अगर मैं इसको डी थीटा से घुमाता हूं तो कितना वर्क करना पड़ेगा? सो वर्क डन और एनर्जी गिवन. वर्क डन, एनर्जी गिवन U is equal to torque मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा. ये आ गया एनर्जी, वेरी स्मॉल एनर्जी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने कैसा किया? बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किया. अब टॉर्क की वैल्यू हमने लिख दी, दिस इज mv sin थीटा डी थीटा. ये किसका फॉर्मूला बना? du का. लेकिन अगर हम पूरी एनर्जी चाहते हैं थीटा तक घुमाने की तो क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे 0 to थीटा. ओके, सो दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट mv sin थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा. ठीक है, तो ये आ गया इसका mv cos थीटा. sin थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका sin माइनस हो जाएगा. सो दिस इज माइनस mv cos theta. This is energy. बस. So when a magnet is rotated by an angle theta, how much work has to be done on it? mv cos theta. इस mv cos theta को हम क्या लिख सकते हैं? m dot d. This is energy of a magnet. ओके, तो थीटा एंगल पर घूमे हुए मैग्नेट की दो क्वांटिटी, कौन सा टॉर्क उसको वापस लाना चाहता है? m क्रॉस b. थीटा घुमाने के लिए कितनी एनर्जी लगती है? m डॉट b. ये दोनों याद रखना. डॉट प्रोडक्ट एनर्जी, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों क्या है? m इंटू b, m इंटू b. समझ आया? तो टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट और एनर्जी में वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट. So this is energy of a magnet. So this is what we have. अब इसमें देखिए, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो एनर्जी कितनी? माइनस. हाँ, स्पेशल केस. थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये क्या है? B. ये क्या है? मैग्नेट का M, यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल. ये अगर ऐसा होगा तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? इज इक्वल टू, क्योंकि cos 0 कितना होता है? 1. अगर हमने ऐसा कर लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड B है और मैग्नेट को ऐसा कर दिया साउथ नॉर्थ, तो ये इसका क्या हो गया? m, वेक्टर m और ये वेक्टर b. कितना एंगल है? 90 डिग्री. अगर ये 90 डिग्री है तो आप बताइए एनर्जी कितनी होगी? 0. एनर्जी 0. और इसको उल्टा घुमा देते हैं, ये रहा b और ये रहा m.
साउथ नॉर्थ। अब 180 डिग्री के लिए एनर्जी cos थीटा की वैल्यू क्या लेनी है? -1। तो अगर इसको -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, सो एनर्जी विल बी इक्वल टू m -mv 0 + m। तीनों सिचुएशन याद रखिए, इन विच कंडीशन इट इज 0। ठीक है। टॉर्क में हम ये सिचुएशन पहले बना चुके हैं, इसी फॉर्मेट में फिर से बनाते हैं। ये रहा मैग्नेटिक फील्ड B और ये इसी में लिखते हैं। यहां बताइए टॉर्क कितना होगा? साइन थीटा, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क कैसा होगा? 0। एनर्जी -m। यहां पर टॉर्क कितना होगा? टॉर्क इज इक्वल टू m। वेरी गुड। और एनर्जी 0। यहां पर टॉर्क कितना होगा? 0। एनर्जी प्लस है। ये तीनों सिचुएशन का टॉर्क और एनर्जी याद रखें, एक दूसरे से उल्टा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बताइए इसमें लीस्ट एनर्जी वाली कंडीशन कौन सी है? लीस्ट एनर्जी थीटा इज इक्वल टू 0। कितनी होती है लीस्ट एनर्जी? -mv। और कोई भी सिस्टम कहां पर आकर रुकना चाहता है? इन द कंडीशन ऑफ लीस्ट एनर्जी। इसलिए मैग्नेट कैसा रुकता है? मैग्नेट ऐसे रुकता है क्योंकि एनर्जी कैसी है? लीस्ट। समझ आया? और इस समय टॉर्क भी कैसा है? 0। तो और ये घूमेगा नहीं, इसी कंडीशन में आकर रुके। Is this point clear? So this is all the things about magnet. ठीक है? Now in the next class we will study Earth's magnetism. एक छोटी सी चीज हम लोगों की रह गई, उसको नोट कर लीजिए। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म कर लीजिए। गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। गॉस थ्योरम में हमने एक क्लोज सरफेस लेनी होती है। हम कहीं पर भी क्लोज सरफेस बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूअस लूप होती है। अगर ये कंटिन्यूअस लूप होती है तो कोई इसका एंड तो होता नहीं है। इसका मतलब जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से एंटर करेंगी उतनी ही यहां से निकलेंगी। क्यों? क्योंकि टर्मिनल नहीं होता इसका और स्टार्टिंग भी नहीं होती। तो जितनी इधर से एंटर करेगी उतनी उधर से निकलेंगी। अगर निकलने वाली लाइन और एंटर करने वाली लाइन एक जैसी हैं तो एक को हम मान लेते हैं प्लस और दूसरे को मानेंगे माइनस। तो इससे नेट लाइनें कितनी टच हुई? 0। ठीक है। तो टोटल फ्लक्स लिंक्ड इज इक्वल टू 0। तो क्लोज सरफेस विथ ए क्लोज सरफेस total flux length is equal to 0 because lines are continuous. No terminal. इलेक्ट्रिकल सिस्टम में जब हम गॉस थ्योरम बनाते हैं तो क्लोज सरफेस के अंदर हमने प्लस क्यू रखा। प्लस क्यू से हमेशा लाइनें बाहर जाती हैं, आउट 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 आउट, इन नहीं होती। तो हमको इसमें फ्लक्स मिलता है। इसमें क्या होता है? फ्लक्स नहीं मिलता क्योंकि जितनी अंदर जाती है उतनी ही बाहर जाती है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट इनका होता ही नहीं। समझ में आया? इसमें टोटल फ्लक्स 0 हुआ। हमने कैलकुलेशन की क्लोज इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड एरिया इज इक्वल टू 0। दिस इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म।
क्लोज इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0, जबकि उसमें क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल EDS इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसमें क्लोज इंटीग्रल BDS इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज गॉस थ्योरम इन मैग्नेटिज्म। दिस इज वन ऑफ द मैक्सवेल्स लॉ व्हिच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और ये हमको क्या बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस फील्ड होती है, उसका कोई टर्मिनल नहीं। ओके, सो वी क्लोज इट टुडे।